अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्की सियासी मंजरनामे में नई सियासी जमात ने अपनी आमद का बाकायदा ऐलान कर दिया। क्या ये नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान चल सकेगी? अहम बात यह है कि यह जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने मिलकर बनाई है। आज जहांगीर तरीन ने इस नई सियासी जमात के नाम का ऐलान किया तो उस वक्त अलीम खान, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, आमिर क्यानी, अली जैदी, मुराद रास और फिरदौस आशिक आवान वहां मौजूद थे। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने तमाम दोस्तों से राब्ता करके मुश्तरका जद्दोजहद का फैसला किया है। हम सब ने बैठ कर उसमें मुशावरत की, हम आपस में बैठे। आज हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में हम सब एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। पाकिस्तान को आज एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जो सियासी और समाजी तकसीम को ख़त्म करे। इसलिए हम आज यहाँ अपनी नई जमात का संग बुनियाद रख रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी जमात में और भी लोग शामिल होंगे, ऐसे लोग जिनको अपने हल्के में वोट बैंक भी मजबूत है। हम आने वाले दिनों में अपना इस्लाही इत्तेहादी एजेंडा बंदरआम पर लाएंगे। इससे पहले इस नई पार्टी के झंडे का डिजाइन भी फाइनल कर लिया गया। साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अलबत्ता डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान किया। दुनिया न्यूज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक भी सियासी तौर पर सरगर्म हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी या नया धड़ा बनाए जाने का इम्कान है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ इस नई सूरत हाल का मुकाबला किस तरह से करेगी? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चल सकेगी या नहीं? एक तो ये आज के प्रोग्राम का इशू है जिस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत कल बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। एक तरफ IMF के साथ हल तलब मामलात हैं तो दूसरी तरफ आने वाले इंतखाबात। क्या हुकूमत आम आदमी को कोई रिलीफ दे सकेगी? वजीर खजाना इसहाक डार ने आज रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे पेश करते हुए बताया कि GDP ग्रोथ रेट सिर्फ 8.29% रही। मईशत में गिरावट का अमल रुक गया है। गुज़िश्ता हुकूमत ने 6.1% तरक्की के सिर्फ दावे किए। तहरीक इंसाफ गर्दिशी कर्जे को बढ़ाने की जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि IMF मुआहदे के जो मुआहदा है उसके तहत प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशां है। एक ही बात हो रही थी 2 महीने पहले तक, भाजी पाकिस्तान ने डिफॉल्ट करना है और दूसरा ये फलाम पेमेंट आ रही है नहीं पे कर सकेंगे, ये $1 बिलियन का बॉन्ड कैसे पे होगा। जो गिरावट हो रही थी मईशत में वो रुक चुकी है, लेकिन अब जो बेहतरी की तरफ उसका यानी तेजी के साथ चलाना है वो अंडरवे है। कुछ लोग बाहर बैठ के बैरून मुल्क ये डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान कैसे अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, ये क्यों नहीं श्रीलंका बना। बड़ी बदकिस्मती है कि जो लोग घबरा के रुपए कन्वर्ट करके डॉलर या सोना रखते हैं उनको आप एजुकेट करें कि ये काम करना बंद कर दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। IMF के अलावा हमने पूरी कोशिश की है, एट बहुत ह्यूज पॉलिटिकल कॉस्ट पे की। सारी दुनिया में कोर इन्फ्लेशन के साथ चलती है, CPI के साथ नहीं चलती। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो 16 और 20 है, एवरेज 18। लेकिन बिलीव मी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, व्हाटएवर वी कैन डू वी विल डू। हम पूरी स्पेस निकालेंगे। वज़ीर आज़म ने भी इससे पहले तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि IMF की शराइत पूरी कर दी हैं। उम्मीद है कि अच्छी खबरें मिलेगी। कल का दिन बड़ा अहम है। हुकूमत के जो मुआशी इक़दामात हैं और तरजीहात का तयन होगा और सबसे बढ़कर यह कि लोगों को रिलीफ की राह हुकूमत निकाल सकेगी या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वैसे तो हमारे पास प्रोग्राम में जो है वो एक इकोनॉमिस्ट का जो है वो पैनल जो है वो हमें आज की बहस में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कल का दिन बड़ा अहम है। तो क्विकली मैं उनका तारुफ में करा देता हूँ। आमिर ज़फ़र दुरानी साहब माहिर मईशत हैं, मेरे साथ जो है वो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। मोहसिन शिखानी साहब वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं लिंक के ज़रिए। मोहसिन शिखानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और ज़िशान मर्चेंट साहब भी आज की इस बहस में हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़िशान साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले अब ये क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, स्टोरी है, मैं चाहता हूँ ज़रा इस हवाले से बात हो जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से महमूद मौलवी साहब रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो इस वक्त जो है वो लाइन पे मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब बहुत शुक्रिया।
महमूद मौलवी साहब, सबसे पहले तो अब ये थोड़ा सा जरा वजाहत कीजिएगा, इस पार्टी का ये मंशूर जो है वो कब तक आएगा और क्यों आप लोगों को ये जरूरत महसूस हुई है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की? देखिए, मंशूर इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर मंशूर भी आ जाएगा और जो है ओहदेदार भी आ जाएंगे और लोगों के, देखिए हमारा मंशूर जो होगा जब फिर लोग देखेंगे तो फिर फर्क महसूस होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, ये जितने लोग हैं ये सब जो है पीटीआई के वो लोग हैं जो कि एक वो लेके चले थे, अदम लेके चले थे। अच्छा, ठीक है ना, कि इस मुल्क को सही करेंगे। वहां जाके 2018 तक बिल्कुल सब लोग सही चले। उसके बाद जब वो बदकिस्मती से जिसको कहते हैं ना, जब हुकूमत मिल गई तो वो चीजें बहुत एक्सपेक्टेड जो थी वो हुई नहीं। और आखिरी में देखिए ना, ये जो 9 मई को हुआ ये तो मतलब बर्बादी की तरफ चले गए। और इसके जिम्मेवार मैं आपको कहूंगा कि वो एडवाइजर्स हैं जिन्होंने इस पार्टी को और इवन जो चेयरमैन को यहाँ तक पहुंचा दिया। अच्छा, तो महमूद मौलवी साहब, क़यादत तो आ गई, रहनुमा तो आ गए, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का वोटर था क्या वो भी इस नई जमात के साथ आएगा? देखिए, वोटर भी इंशाल्लाह आएगा। उसकी वजह ये है कि वोटर को भी देखें, ये देख रहे हैं कि आप ये देखें, ये तो हुकूमत गिर गई, ठीक है ना। उस वक्त जब हमारी हुकूमत गिरी है तो लोग ये कहते थे कि जी हमारे को तो लोग टिकट लेने नहीं आएंगे। सही। वो तो जिसको बोलते हैं ना, चीजें चल गई, साइफर चल गया, बहुत सारी चीजें चल गई, तो ये हवा का रुख बदल गया। और इंशाल्लाह हवा का रुख देखे ना फिर आगे पीछे होता रहेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि हवा एक ही रुख में चलते हैं, तो हवा का रुख बदलते रहते हैं। अच्छा, तो ये हवाओं का रुख अब आप लग रहा है कि आपकी फेवर में है? हमें तो लग रहा है कि हवाओं का रुख अब हमारे फेवर में है। अच्छा, देखिए, सिंध में जो चलता है ना, एक शुमाल चलता है, एक जुनूब चलता है, तो हमें पता होता है कि सर्दी में क्या चल रहा है और गर्मी में क्या चलता है। अच्छा, हाँ, तो उस हिसाब से हवा का रुख इस वक्त जो है लेकिन चल रहा है। उसकी वजह है कि कोई भी पार्टी जो है फौज के खिलाफ जाके और अपने ही अफवाज के असासों को तोड़ना और डैमेज करना, ये अवाम किसी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन ये जो लोग अभी आपके साथ आए हैं, हमने तहरीक इंसाफ के ही चेहरे देखे हैं, तो क्या ये सिर्फ तहरीक इंसाफ से रास्ता जुदा करने वालों की जो है वो जमात है या और भी लोग इसमें आएंगे और जमातों से भी? यही है, देखिए सारे लोग तहरीक इंसाफ के, और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहली पार्टी है तहरीक इंसाफ के जो ग्रुप बने हैं। अभी दूसरी भी आ रही है जो कि परवेज खटक साहब बना रहे हैं और आप लोग को सबका नजर आ रहा है, वो जल्द आने वाली है। और अल्लाह ना करे कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो तीसरी बन रही है उससे तीसरी ना बने और हमारे पास ही लोग आ जाए ताकि वो एक साथ लेके चले तो ज्यादा वजन रहेगा। अच्छा, तो सर आप ही को बता दें, परवेज खटक साहब कौन सी पार्टी बना रहे हैं? राब्ता तो देखिए मेरा सबसे है, केपीके में जो है वो आप जो है कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह कि उनके पास 30-40 जो है एमपीएस उनके साथ है और वो भी देख रहे हैं, बड़े कदावर सियासतदान है, वो वक्त का नजाकत को देखते हुए, वो भी हवा के रुख को देखते हुए अपने कश्ती को तब्दील करेंगे। अच्छा, और महमूद मौलवी साहब, शाह महमूद कुरैशी से आपकी मुलाकात हुई थी, तो वो क्या रखते सफर आपके साथ बांधेंगे या उनका सफर अपना होगा, अलग होगा आपसे? देखिए, शाह साहब के लिए बहुत ही मंजे हुए सियासतदान है और वो देखेंगे कि जो है जो भी फैसला करेंगे अवाम और मुल्क के मफाद में करेंगे। और परवेज इलाही से कोई राब्ता हुआ है आप लोगों का या उनके जो आसपास लोग हैं? बहुत सारे लोग इंशाल्लाह आ सकेंगे, मगर इस वक्त जो है जो आज आए थे कुछ 64 या 66 लोग हैं जो कि आए थे, जिसमें एमएनएज और एमपीएस भी थे। 66 लोग आज अटेंड किया और वैसे कल जो था 70-72 थे, कुछ लोग जो है नहीं आ पा रहे थे। अच्छा। उन्होंने हमें मैसेजेस भी किए, मगर 66 लोग जो है आज आ चुके थे।
अच्छा, वैसे आप तो हैं, इमरान इस्माइल साहब को भी आपने देखा, अली जैदी को देखा, लेकिन ज्यादातर चेहरे जो है वो पार्टी के पंजाब के थे। तो क्या ये सिर्फ पंजाब सेंट्रिक या पंजाब की पार्टी है, या फिर ये बाकी जगहों से भी जो है वो लोग इसमें शामिल होंगे इस पार्टी के अंदर? नहीं, ये सिर्फ पंजाब की पार्टी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। ठीक है ना, बिल्कुल पंजाब की मेजोरिटी है। और हमेशा ये देखें कि गवर्नमेंट वही बनाती है इस मुल्क में पंजाब, क्योंकि उसके पास यहाँ पे इलेक्टोरेट ज्यादा है, तो पंजाब इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर। मगर सिंध में भी है और KPK में भी होगा। अच्छा, तो तंजीम साजी आपकी कब तक होगी? ओहदेदारान का ऐलान कब तक होगा? ओहदेदारान भी इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर ओहदेदारान भी जो है अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा, आज फवाद चौधरी साहब स्टेज पर नजर नहीं आए, वो ऑडियंस में तो बैठे हुए थे। सब खैरियत थी? फवाद चौधरी साहब बिल्कुल आए हुए थे। फवाद चौधरी साहब आए हुए थे। मेरे ख्याल से रश इतना था कि वो जो उनकी कुर्सी के ऊपर कोई लोग बैठ गए थे, और ये बदतमीजी होती है कि कोई बैठा हुआ तो उसको उठाए, तो इसलिए वो साइड पे बैठ गए। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ज़ीशान मर्चेंट साहब, मोहसिन शेखानी साहब, आमिर जफर दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सर एक ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो आने वाला बजट है, इसके हवाले से क्या कोई रिलीफ देने की पोजीशन में इस वक्त हुकूमत है या नहीं, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बजट कल का दिन बड़ा अहम है और हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है। मोहसिन शेखानी साहब, ज़ीशान मर्चेंट साहब और आमिर जफर दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं ज़रा आज जो इक़्तिसादी सर्वे आया उस पर बात से जो है वो आगाज़ कर लेते हैं। मुझे ज़ीशान मर्चेंट साहब, सबसे पहले तो आप बताइए, ये जो ग्रोथ का आज जो एस्टिमेट दिया है 0.29%, बहुत ही जो है वो 6.1 से ये बात की जा रही है कि 0.29, क्या ये गैर मामूली है, अनएक्सपेक्टेड है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं इसको एक सिंपल सी ज़बान में अगर आपसे कहूँ तो डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। अगर आप पिछला पूरा साल देखें तो एक केओटिक सिचुएशन रही है। हमारी जो प्राइमरी फोकस होनी चाहिए थी कि अगर मईशत गिर रही थी तो उसको कैसे संभाला जाए, मैं समझता हूँ उसमें जितने भी लोग इस हेल्म्स ऑफ अफेयर पे थे वो मेरे ख्याल से फेल हो गए हैं। आप ये देखें, इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 8% से नीचे गिरा है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपका 4% से नीचे गिरा है। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी जो है वो 6.2% रही है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंटरेस्ट कॉस्ट जो आपकी अगले साल है वो 62% से बढ़ जाएगी। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। आपकी जो इस वक्त इंपोर्ट्स हैं वो एवर इंक्रीजिंग इस वजह से हैं कि आपका जो रुपी और डॉलर की पैरिटी है वो इस वक्त ऑफिशियली जो 286-87 रुपए पे, लेकिन अनऑफिशियली ओपन मार्केट में इस वक्त 315 रुपए पे भी डॉलर दस्तयाब नहीं है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो ये लगता है, आज नज़र ये आया कि जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड था आज का, उसमें जो है वो गवर्नमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी है और उसका ग्रेड जो है वो काफ़ी नीचे रहा। चूँकि 5% का ग्रोथ तो हम खुद टारगेट करके बैठे हुए थे, लेकिन 0.29 और फ्लड के बाद इन्होंने, मगर फ्लड के बाद इन्होंने कह दिया था कि ये 2 से 3% कम हो जाएगा। चलें 2 से 3% अगर कम भी होता तो फिर भी 2 या 3% होता। हम तो बिल्कुल माइनस में ही चले गए ना, जीरो पे ही आ गए। अब इसमें रहा क्या 0.29%, तो ये कह रहे हैं। अब वो अगर बाद में अगर कोई इसको वेट किया जाए, अभी हमें नंबर्स हमारे पास नहीं है, कैलकुलेशंस अभी हम नहीं कर पा रहे, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगी, इंटरनेशनल एजेंसीज करेंगी तो पिक्चर कोई और नजर आएगी। अब हमने कल जो बजट देना है उसमें हमने ऐसे अचीवमेंट वाले टारगेट्स दिए हैं कि जो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इतने भयानक टारगेट्स हैं। आपने इस साल टैक्स का टारगेट आपका था 7,400 बिलियन, उसको आपने 25% से बढ़ा दिया और वो 9,000। मैं ये निशान साहब जरा कल वाले बजट पर आता हूँ।
कल वाले बजट पर जरा और बात करते हैं। आमिर साहब, डार साहब ये बार बात कर रहे हैं कि रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। ये जो आज स्टेट ऑफ इकोनॉमी हमने देखा है, जो रिपोर्ट कार्ड आज हुकूमत का देखा है, कितना वक्त लग सकता है इसको दोबारा पटड़ी पे चढ़ाने में? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कि ये हुकूमत ने इस साल एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। यानी जो मुझे सरप्राइज बात पे हुआ कि अगर आप किसी भी तबाही के साल में, तो अमूमन जो आपका इन्फ्लक्स आता है रीबिल्डिंग का, ठीक है ना, कि जिस तरह हमारा अर्थक्वेक 2005 की मिसाल देख लें, हमारी 2010 के फ्लड की मिसाल देख लें, कि उस साल में शरह नमूद गिरती है और फिर अचानक चढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो इस साल सबसे बड़ा, जो मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने मेंशन नहीं किया ना, वो सर्वे में मैंने पढ़ा है, कि वो जो सबसे अनलाइकली चीज़ कि जो आपको इतनी दुनिया ने असिस्टेंस और इमदाद की कहा कि आएगी, चूँकि आपकी अपनी अंदरूनी मईशत का इस्तेहकाम नहीं था। नंबर 2, चूंकि सियासी इस्तेहकाम नहीं था। नंबर 3, इसलिए कि फंड ने आपको ओके नहीं दिया। तो इसकी वजह से आप देखिए कि नॉर्मली ये कहना कि तबाही तो हुई थी फिस्कल ईयर के हिसाब से पहले क्वार्टर में, अक्टूबर में आया ना, अगस्त सितंबर, तो ये तो जो आपका फिस्कल ईयर होता है ये उसका पहला क्वार्टर था। तो अब तक तो इमदाद आना था, रिकंस्ट्रक्शन ऐसी तबाही की शुरू होनी थी कि इस वक्त पैसे ही पैसे पाकिस्तान में रेल पेल हुई होती, जो हमने देखा है हमेशा ये, क्योंकि कहते हैं इन ऑल डिजास्टर्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। सो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए था। तो इसको वापस ले जाने में जहां से खराबी शुरू हुई थी, तो कितना वक्त लग सकता है? देखिए, मैं जादूगर हूँ ना, वो जो साहब बैठे हुए, देखिए अंदाजा सिंपल सा ये है कि अगर हम फंड प्रोग्राम वापस ले आते हैं, या कोई हम एक बहुत ही अजीब सा रीजनल अलायंस जो कि कुछ कुक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, मिरेकल अलायंस कह लें कि जी 6 बिलियन फंड ने भी लिख दिया है कि आप लाइए और फिर हम आपको करेंगे। गैबी इमदाद तो आपका लफ्ज है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो देखिए, अगर वो होता है तो 3-1 साल तो कहीं नहीं गए। और मुझे तो अफसोस हो रहा है कि अभी जो आने वाली पार्टी, चाहे वो इस्तेहकाम के लिए आए, चाहे वो गैर इस्तेहकाम हो, तो मसला उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं 1 मिनट, मोहसिन शेखानी साहब, ये आज डार साहब एक बड़ा कंसिस्टेंटली क्लेम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो गिरावट का अमल है वो रुक गया है। डू यू एग्री? आप इस असेसमेंट से एग्री करते हैं, या आपको लगता है कि ये जो गिरावट है वो भी और हो सकती है, इससे भी हम नीचे जा सकते हैं? है कि हम रुक गए हैं और चीज़ें कहीं स्टिल हो गई हैं, बेहतरी की तरफ है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और हम ये फील नज़र आ रहा है, फीलिंग ये आ रही है कि अभी ये गिरावट मज़ीद होने को जा रही है, इसलिए कि अभी तक कोई ऐसी चीज़, पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही कि कहीं एक लाइन ड्रॉ हो जाए। और अभी तक गवर्नमेंट को खुद ही नहीं पता, गवर्नमेंट के साथ ही आप हमारे सामने नज़र आ रहा है 3 महीने से IMF के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, कहाँ ही जहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो बात ही पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि उनकी भी मजबूरी है, और वो भी इस हालात में मेरे ख्याल से कोई भी जो ग्रोथ 2.29 है, मेरे ख्याल से वो भी नेगेटिव भी हो सकती है। इस हालात में है, हमने इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए पाकिस्तान के हिस्ट्री में, मैंने नहीं देखे जो आज हालात है। मतलब लोगों का बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, पॉलिटिकल तो नहीं है, इकोनॉमी भी नहीं है, मतलब इकोनॉमिकल भी कहीं भी ऐसा सिस्टम नजर नहीं आ रहा जो लॉन्ग टर्म नजर हो। लॉन्ग टर्म क्या हो, खुद ही शॉर्ट टर्म में खुद ही आप बजट दे रहे हो और खुद आप कह रहे हो कि नई गवर्नमेंट आएगी उसके बाद देखेंगे, तो उनको भी नहीं पता। तो देखिए, ये सारी सिचुएशन है, पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल हालात है, और इन हालात में मैं समझता हूँ कि वाकई कोई मिरेकल्स हो जाए तो ही चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही है, बाकी नजर नहीं आ रहा। मतलब एक चीज़ें एक बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, एक इंडस्ट्री के हवाले से हमें नजर नहीं आ रहा कोई आसान हो, लेकिन कोशिश इस वक्त वो भी ये कर रहे हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए, सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए ये मुल्क है, पाकिस्तान में सारी चीजें हैं। ठीक है, राइट। मैं जरा तारिक फजल चौधरी साहब साथ आ गए, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले ले। तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। और अब हजूर ये बताइएगा, हुकूमत की कोशिश क्या है, किस तरह का बजट हुकूमत जो है वो इन हालात में देना चाहती है? जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब, अच्छा चले, मेरा ख्याल है जरा डिस्कशन जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं। ये तो कुछ इक्तिसादी सर्वे के हवाले से बात की, आगे कल का दिन जो है वो क्या हुकूमत
कर सकती है और क्या करना चाहिए, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब साथ अब हैं। मैं उनसे बात जो है वो सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी पूछा था डॉक्टर साहब के हुकूमत की तरजीह क्या है, किस तरह का बजट हुकूमत जो है वो कल देना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई देखें, हुकूमत जो है वो हमेशा ये कोशिश करती है, और मैं अपनी हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि आवाम की ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत जो है वो लाई जा सके। इस वक्त तक भी जो हमारी कोशिशें रही हैं, बावजूद इसके कि जो मसाइल और मईशत के जो नशेब व फराज इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में रहे, जिसके समरात जो हैं वो आपको अभी तक नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभाला देने के बावजूद अभी तक हालात जिस हद तक हम संभालना चाहते हैं, हम समझते हैं कि अभी तक नहीं संभले। लेकिन बजट एक ऐसी चीज़ है कि आप पूरे अगले एक साल के लिए तयन है कि मईशत की समत क्या है और आवाम को आपने किस हद तक रिलीफ देना है। हाँ, तो मुश्किल सूरत हाल के अंदर रहते हुए भी हमारी पूरी कोशिश है कि आवाम को सहूलत बहाम पहुँचाई जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब ये चीजें कंट्रोल क्यों नहीं हुई? साल के अंदर ऐसा लगता है, ये जो आज हमने सर्वे देखा, चीजें खराब से खराब तर हुई हैं, ना कि चीजें खराब से बेहतर होती। देखिए, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो लीकेजेस सिस्टम में और जो बैड गवर्नेंस, बद इंतज़ामी, और उसके अलावा आप ये कहें कि जो इन मामलात को संजीदगी से हल करने की बजाय इल्ज़ाम तराशी और गालम गलोच की सियासत ने जो पाकिस्तान की हर इदारे और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर जो एक मनफी असर छोड़ा है, उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत भी है। और फिर जिस कदर आप ये कहें कि डिबो सकते थे आप मुल्क को महंगाई के अजाब में और बैड गवर्नेंस और ये सारी चीज़ें हम देखते रहे हैं। अब इसको संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये भी आप देखें कि इस वक्त तक हमारी पूरी कोशिश थी कि IMF जो है उसके साथ बातचीत के बाद मामलात जो हैं वो तय पा जाएँ, जो काफ़ी हद तक तय पा भी चुके हैं। उसकी तरफ से किसी तरह का कोई अभी पैकेज ना आने के बावजूद पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल से न तो डिफ़ॉल्ट की है, जो हमारे सियासी मुखालफिन, हालांकि जो मुखालफत होती है वो सियासी होती है, मुल्क के बारे में कभी भी कोई बदशगुनी नहीं करता। हमारे सियासी मुखालफिन बड़ी शिद्दत से इंतजार करते रहे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, ना इसलिए डिफ़ॉल्ट तो आप कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट वाली स्टेज नहीं है। अच्छा, और मैं ज़रा ठीक जी IMF वाला ज़रा इम्पोर्टेंट नुकता है आमिर साहब, IMF के बगैर हमारा गुजारा हो जाएगा? देखिए, अगर अगले 7-8 महीने में IMF के बगैर गुजारा होना मुश्किल है। 7-8 महीने वो इस वजह से ना कि इनकी जो अभी ट्रांश आखिरी रहती है, अगर ये आखिरी हफ्ते जून के जब इनका इजलास होता है तो ये 3 आखिरी उनको कंबाइन करके अगर वो हमें रिलीज़ मिल जाती है तो फिर हमें यह है कि फिर हमें काफ़ी हद तक थोड़ी देर एक इस्तेहकाम मिलेगा। वो इस तरह नहीं मिलेगा कि जिस तरह हम सोच रहे हैं कि भी अचानक हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर आ जाएंगे। लेकिन हमारे और क्रेडिटर्स यानी जहाँ से हम पैसे लेते हैं, चाहे वो पेरिस क्लब जो कि तकरीबन 17% हमारा टोटल बोरोइंग उधर से होती है, और वो कर्जा भी उन पे, तो वो लोग जो हैं वो फिर ज़रा एक बेहतर नज़र से हमें देखेंगे और हमारी डिमांड जल्दी। और सबसे उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे अपने भाई मुल्क जो हैं या दोस्त ममालिक जिनको कह लें, यानी आप या गल्फ स्टेट्स को ले लें, आप तुर्की को ले लें, तुर्की को ले लें, चीन को ले लें, वो भी अब जो है ना काफ़ी सोच समझ के इंतज़ार में है कि ये एक किस्म का आप देखो तो एक बड़ा अजीब सा चक्कर चला हुआ है कि वो चक्कर ये है कि वो इंतज़ार में है कि हमें उनसे ओके मिले, वो कह रहे हैं कि आप इनसे पहले 6 बिलियन या 8 बिलियन लेके आ जाएं। तो ये इस मखमसे से निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर मतलब कोई भी आप जो मर्जी, तो ये एक आप कहते हैं ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन के अलावा है कि मतलब इसमें महारत की बात ही नहीं है। आप माहिर तरीन इक़्तिसादी निज़ाम ले आए, ठीक है, तब भी ये अभी चलने वाली नहीं है जब तक ये काम किसी लहज पे नहीं पहुंचता। राइट। मोहसिन शेखानी साहब, बरामदात में कमी और ये खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर भी जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी बात है, कमाई जरूरी है। क्या आपको लगता है कि इसकी रिवाइवल आपको कोई नजर आ रही है, और अगर रिवाइवल है तो उसमें कितना वक्त लग सकता है इन सेक्टर्स को दोबारा चलाने में?
देखिए लास्ट जो एक साल है उसमें जो प्राइस थी, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो डबल हो गई है। तकरीबन 3-3,500 रुपये कॉस्ट आती थी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो 7,000 रुपये हो गई है, 7-7,500 रुपये। और जो लोगों को कमिटमेंट किए हुए हैं, जो 5-5 साल के प्रोजेक्ट होते हैं, वो उनको उस 10,000 रुपये की प्राइस पे, 8,000 रुपये की प्राइस पे कमिटमेंट किए हुए, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन हो गई है। वो प्रोजेक्ट बनना मुश्किल हो गए हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज नहीं है। स्टील की कॉस्ट 3 लाख रुपए टन पहुंच गई है। सीमेंट इज वेरी हाई, 1100-1200 रुपए। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं आप डिजाइन करते हैं और आपको पता नहीं होता कि हमने कैसे करना है, और आपका डॉलर इतना प्राइस डबल हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो गया है ये सारी चीजें को फेस करना। और मुझे नहीं लगता कि इतना आसान हो। हाई एंड प्रोडक्ट तो बनेगा, हाई एंड प्रोडक्ट को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां मिडिल क्लास और लो क्लास है वो लोगों की सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गई है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। मैं समझता हूं कि वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट भी नहीं बना सकती। और ये इससे क्या होता है, जब आप लोग को हाउसिंग नहीं देते या लो एंड प्रोडक्ट नहीं देते तो कच्ची आबादियां डेवलप होती है, और कच्ची आबादियां डेवलप होगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो बिलो द लेवल होगा, और वो सारे बोझ गवर्नमेंट पे आते रहेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि घर देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो मैं समझता हूँ कि आसान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और इस सिचुएशन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी लॉन्ग टर्म चीज दे, बिजनेस दे, लोगों को कोई एतमाद दे, डॉलर को कहीं एक जगह फिक्स करें। और मैं एक चीज जरूर पूछूंगा, हमारे कह रहे थे कि अल्लाह ने बचा लिया, डिफॉल्ट नहीं हुआ। बहुत सारे कंट्री डिफॉल्ट हुए, क्या टूट गए, खत्म हो गए? क्या हो गया उन कंट्री के साथ? ग्रीस हुआ, श्रीलंका हुआ, कुछ भी तो नहीं है। अल्लाह ना करे कोई मुल्क थोड़ी टूट जाता है डिफॉल्ट होने से। लेकिन अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज करनी है तो हमें खुद अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा हम कब तक मांगते रहेंगे लोगों से, और हम कहाँ, हमारी सिचुएशन क्या है। ठीक, आपको लगता है इस वक्त लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़ीशान मर्चेंट साहब एक बड़ा मसला अदायगियों का बोझ है। ये हम पूरा कर सकेंगे या आपको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं हम ये आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में? एक्चुअली हमें अगले 3 सालों में जो है तकरीबन $70 बिलियन वापस करने हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम अदायगी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास जो इस वक्त पोजीशन है मुल्क में, आपकी जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $26 बिलियन की है। रेमिटेंसेस भी गिरी हैं, वो भी तकरीबन $28 बिलियन की हैं। हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो तकरीबन $50 बिलियन से ज़्यादा का $60 बिलियन पे हमने टारगेट रखा हुआ है। तो हम तो माइनस में ही हैं, करंट अकाउंट में जो है हम डेफिसिट में। तो डॉलर बच नहीं रहा कोई भी, तो डॉलर वापस कैसे करेंगे? बैंक में जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो तकरीबन $4 बिलियन का है। तो हमें तो कर्जा लेना हमारे लिए लाजमी है। अगर हम कर्जा नहीं लेंगे तो अगले साल $22 बिलियन वापस कैसे कीजिएगा? उसके अगले साल $24 बिलियन वापस कैसे कीजिएगा? और उसके अगले साल $23 बिलियन वापस कैसे कीजिएगा? तो ये एक बहुत बड़ा आपके सामने जो है ना पहाड़ है, जिसको अभी क्लाइंब करना हमें शुरू करना है। तो कर्जों की अदायगी करने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास, आप इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए ना, जो अभी मैं बात कर रहे थे कि 22% इंटरेस्ट कॉस्ट है। कौन सा बिजनेस चल सकता है 22% इंटरेस्ट कॉस्ट में? मैं बिजनेस बंद करके बैंक में पैसा रख दूं और 22% सूद खाता रहूं? मेरे लिए तो बड़ा आसान है। यानी इस वक्त तो रेंट सीकर्स जो हैं, जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो बंद करके बैंकों में रखवाएं, बैंक से प्रॉफिट मिले, उस प्रॉफिट को खाएं। ना कोई एम्प्लॉयमेंट का झंझट, ना कोई गैस का झंझट, ना कोई बिजली आने का झंझट। पैसा 20% 22% मिलता रहेगा। तो इस वक्त हमारे मुल्क को जो है ना किक स्टार्ट करने की जरूरत है, जिसमें आपको इंटरेस्ट कॉस्ट करना होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देनी पड़ेंगी, टैक्स रेट्स को कम करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं संभाल सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। सर ये हुकूमत इतनी लॉन्ग टर्म पता नहीं है या नहीं है, ये जरा मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। मुझे पता है आमिर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, अगर मुख्तसर कमेंट कर ले, वरना ब्रेक के बाद आके कर ले। ब्रेक के बाद कर। वेलकम बैक। वक्त जरा कम है, बहस को समेटते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब,
उससे पहले आमिर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी मैं बस जल्दी से ये बताना चाह रहा था सारे अपने जो पैनल पे लोग हैं कि अगर आप देखें तो इस वक्त सेल की जो नंबर इकोनॉमिक सर्वे में रिलीज हुए हैं कि कंज्यूमर सेल्स साथ में फर्नीचर 48% ग्रोथ हुई है। अच्छा, तो ग्रोथ हुई है। अच्छा जी, वेयरिंग अपैरल यानी जो कपड़े हम पहनते हैं उसके अंदर 32% ग्रोथ हुई है। तो ये कहाँ से आए हैं पैसे? ये वो पैसा है जो इकोनॉमी में कैश इन सर्कुलेशन है। इस पर हम फिर और बात करेंगे एंड पे, लेकिन ये सोचने अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। डॉक्टर साहब सियासी इस्तेहकाम बड़ा जरूरी है सर, आ जाएगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब? जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और पाकिस्तान की सियासत में 2010 से 2023 तक जो एक मखसूस पार्टी एक हंगामा बर्पा किए हुए है और एक हिजान की कैफियत उसने पूरे मुल्क में तारी की हुई है, जलाओ घराओ, शहर बंद करो, मारो, आग लगाओ, जलसों के अंदर ये बातें करते रहे हैं, जला दो, आग लगा दो। खुदा का वास्ता ही आपका मुल्क है, ये हमारा निज़ाम है। कोई निज़ाम भी जलाने से, आग लगाने से, गालम गलोच से आगे नहीं बढ़ता। आपके पास कोई फ्यूचर प्लान होता है, कोई पॉलिसी होती है, वो तो उन्होंने दी नहीं, जिसकी वजह से जो 9 मई का वाक़या पेश आया, जो वो मैं कहता होता हूँ कि हादसा एक दिन में नहीं होता, बरसों हालात उसकी परवरिश करते हैं। तो वो पिछले मुसलसल 4-5 सालों से जिस तरह गालम गलोच का एक कल्चर डेवलप कर रहे थे और पिछले 1 साल से बिलखुसूस जिस तरह इदारों को निशाना बनाया हुआ था, उसके नतीजे में अफसोसनाक वाक़यात 9 मई को देखने में आए। आर्मी तनसीबात पे हमले, शहादा की यादगारों पे हमले और जिना हाउस पे हमला। अब मैं इसलिए इस्तेहकाम की बात कर रहा हूँ कि इन किरदारों को टेकन टू द टास्क करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इन्हें आप ये कहें कि सज़ा देना बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान में इस तरह की अफरा तफरी, इंतशार, फितना, शर अंगेज़ी का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो। सियासत सियासी दायरे के अंदर रह के की जाए, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के तहत की जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद मैं समझता हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जब उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, आइंदा ऐसे आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ये काम होगा, सियासत में स्टेबिलिटी होगी। ठीक, अच्छा ये काम होगा तो सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। मैं ज़िशान साहब, कल तरजीह क्या होनी चाहिए हुकूमत की आपकी नज़र में? सबसे बड़ी तरजीह क्या होनी चाहिए बजट देते वक्त? देखिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर उन्हें IMF को जो है इंगेज रखना है तो उन्हें वो सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी जो IMF ने कही हुई हैं। तो इसका मकसद ये है कि जब आप कल बजट देने जा रहे हैं 14,500 अरब का, जिसमें 9,200 अरब जो है आपका टैक्स रेवेन्यू है, तो एक बहुत एम्बिशियस जो है बजट होगा। ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाएंगे। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम इस रियलिटी को समझें कि ये जो 36 लाख लोग जो टैक्स नेट में हैं, जिनको गन्ने की मशीन में पीसा जा रहा है, उनको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। जो नॉन फाइलर, जिनको अब ये एक्सेप्ट कर बैठेंगे नॉन फाइलर इनकी मईशत का हिस्सा हैं, खुदारा उन नॉन फाइलर्स को पकड़ें, उन नॉन फाइलर्स को सिस्टम में लेके आएँ, उनसे भी टैक्स लें। ये जो हमसे जो टैक्स लिया जा रहा है तनख्वाहों से, ये कब तक हमें 35% टैक्स लिया जाएगा? जब तक आप हमें टैक्स रेट को कम नहीं करेंगे, शेखानी साहब से ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये चीजें ठीक होंगी। ठीक है शेखानी साहब, सबसे बड़ी तरजीह कल ये जो एक तरफ इंतखाबात आने वाले हैं, फिर IMF है, कोई इसके दरमियान में रास्ता हुकूमत के लिए आप क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल से तो इस मुल्क में इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी तरजीह इन सब की ये होनी चाहिए कि पॉलिटिकल जो भी चीज़ें ये करते रहे होती रहे, लेकिन इकोनॉमी पॉलिसीज पे सबका इत्तेफाक होना चाहिए इस मुल्क में, और एक पॉलिसी जिसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई आने के बाद कोई चीज़ें चेंज ना करे, और एक लॉन्ग टर्म हम सोच के चीज़ें चले कि IMF कोई भी गवर्नमेंट आए वो चीज़ें पूरी होती रहे। अगर हमने IMF से भी जान छुड़ानी है तो कहीं ना कहीं जाके इस मुल्क में हमें कोई ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि ये कर्जा ख़त्म हो। ये पेमेंटें जो देनी है वाकई हम नहीं दे सकते, ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये 25 बिलियन हम वापस कर सके। हकीकत तो ये है, और हकीकत से कब तक आंखें छुपाएंगे? हम वो कंट्री है, मैं समझता हूँ कि 4.5 अरब लोग, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, रोड कनेक्टिविटी, गोल्ड के माई, गोल्ड रिजर्व हमारे पास जो हम निकाल नहीं सकते, कोल के रिजर्व, एग्रीकल्चर कंट्री। मैं समझता हूँ इतना फिजिबल प्रोजेक्ट को हमने
ऐसे हालात कर दिए हैं कि बहुत बुरा हाल है। मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी को बिल्कुल डिफेंड करना चाहिए इन पॉलिटिकल सिस्टम से, और उसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है आमिर साहब, ये नंबर्स की बड़ी बात हो रही है, कल नंबर्स आप कैसे देख रहे हो? कोई काबिल अमल नंबर्स जो है वो आपको लगता है बजट में आएंगे? नहीं, देखिए मैं पहले आपको बात बताता हूँ, नंबरों की अपनी एक कहानी होती है, हिंसों की कहानी उसको मैं कहता हूँ। तो चूंकि आपने पैनल ऐसा बनाया कि उसमें आपने 3 मुआशी तज्जिया निगाह और इक्तिसादी और एक तरफ आपने एक सियासतदान बिठा दिया, तो मैं अब सियासतदान की साइड पे आने लगा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल अब मैं आपको जरा इक्तिसादियात की सियासत पे बात करता हूँ। तो इक्तिसादियात की सियासत होती है, उसमें 2 चीजें जो तरजीह के तौर पर उसमें उसको इस ज़िम्ने में देखना है कि नंबर एक चीज होता है, हिंसा एक चीज होता है, लेकिन जो असल में अमल होता है या जो हमें उसकी वो क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन नजर आती है, वो होती है जो इंसान करता है। तो मैं इसको कहता हूं कि आप इसको इस तरह देखिए कि नंबरों को ज़हन में रखना, लेकिन जाते हुए तरजीह क्या होनी चाहिए। देखिए ये टाइम है छोटे छोटे कदम उठाने का, कोई लंबी पॉलिसी ना बनाए और रिएक्टिव को प्रोएक्टिव बनाए, यानी कि अभी कुछ नहीं, आप छोटे छोटे कदम लें और उन छोटे छोटे इकदाम को अंदर छोटी छोटी तरजीहात लाएं। ये टाइम नहीं है बजट कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या रिन्यूएबल एनर्जी और इस तरह की चीजों में घुसने का। राइट, बहुत शुक्रिया आप ज़ीशान मर्चेंट साहब, मोहसिन शेखानी साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।